अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सोलर करंट के ख़तरात के ऊपर। कौन से ऐसे ख़तरात मौजूद हैं सोलर सिस्टम में जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। सोलर पैनल्स जो हैं, जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जो कि हमारे लिए जो है वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, यही बिजली जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। क्या इसका हल है कि हम सोलर के जो करंट से बच सकें? इस वीडियो के अंदर इन्हीं बातों को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ सादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक भी ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंसान का इंटरेक्शन डीसी एनर्जी से होता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी से होता है, तो उसका जो असर उसके ऊपर होता है, यानी इसको जो करंट लगता है, यानी इसका जो डैमेज होता है, उसका जो नुकसान होता है, उस नुकसान के 4 लेवल में बना रहा हूँ। एक तो ये कि जो उसको नुकसान हुआ वो कम लेवल का हुआ, ठीक है। कम लेवल का नुकसान क्या हो सकता है? टिंगलिंग या माइनर शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगा है लेकिन माइनर सा लगा है। टिंगलिंग कहते हैं एक ऐसी सेंसेशन जो कि आपको लगता है कि आपको शॉक लगा है लेकिन वो इतना कोई सीवियर नहीं होता। और दूसरा स्टेप में इससे ज़्यादा जो सीवियर है, इससे ज़्यादा जो ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे एक स्टेप आगे, वो है सीवियर शॉक या सीवियर शॉक लग सकता है, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है जी। मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है जी। ये पेनफुल है, ये इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है फर्स्ट वाला, लेकिन नुकसान जो है उससे आगे वाला स्टेप ये है कि सीवियर शॉक लग जाए, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। पेनफुल शॉक लगता है यहाँ पे। उससे आगे एक और कंडीशन है, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे सीवियर बर्न हो सकता है। इंसान बुरी तरह जल सकता है, उसका ऑर्गन, उसका टिश्यू, उसकी स्किन बुरी तरह, हाथ पाँव जल सकते हैं। सीवियर बर्न, सीवियर टिश्यू डैमेज, यानी कि ये जो कंडीशन है, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। उसका चांस है, उसका रिस्क है कार्डियक अरेस्ट का। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है, उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो वो भी अगर डीसी करंट का अगर झटका किसी को लग जाए और उससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, और उससे ज़्यादा सीवियर कंडीशन क्या हो सकती है, उसे कह सकते हैं इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट। यानी कार्डियक जो अरेस्ट हुआ है वो इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट, यानी कि इसे आप ये कह सकते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट। फ़ौरन इमीडिएटली उसकी हार्ट बीट वहीं पे एकदम स्टॉप हो जाती है। ये चीज़ डेडली होती है। अब मैं एनर्जी की सूरत में बात करूँगा ताकि मेरी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। अगर तो डीसी एनर्जी 0 से लेकर 5 जूल तक हो तो ये कंडीशन आ सकती है। और अगर डीसी एनर्जी जो इंसान के अंदर से गुज़रे वो 5 जूल से लेकर 50 जूल तक हो तो ये वाली कंडीशन होगी। और अगर इंसान के जिस्म के अंदर से 50 जूल से लेकर 250 जूल तक, जूल्स एनर्जी की यूनिट है, गुज़र जाए इंसान के अंदर से, 3 एनर्जी गुज़र जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये कंडीशन होगी। यानी कार्डियक अरेस्ट का भी रिस्क है लेकिन सीवियर बर्न होगा। सीवियर बर्न एक यानी सीवियर डैमेज यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद है कि एनर्जी जो है वो 250 जूल से बड़ी है, इट इज़ ग्रेटर दैन 250 जूल्स। 250 जूल से आगे 300 जूल, 400, 500 जूल्स। तो इस केस के अंदर इट कैन बी डेडली। इससे पहले कि मैं कैलकुलेशन शुरू करूं, सबसे पहले 3 फैक्टर बताना आपको बहुत ज़रूरी है। एक है अमाउंट ऑफ करंट, इंसान को कितना करंट से नुकसान होगा, बिजली से कितना नुकसान होगा, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, कितना करंट उसके जिस्म में से गुज़रा। नंबर 2, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए गुजरा, मतलब इतना करंट गुजरा
मगर कितनी देर के लिए गुजरा। और नंबर 3 पाथ, रास्ता क्या था। मतलब ये इंसान है, तो अगर करंट का रास्ता एक यहाँ से करंट लगता है और यहाँ से चार्ज दाखिल होते हैं और यहाँ से आउट हो जाते हैं, एक लेग टू लेग, ये भी हो सकता है, रास्ता ऐसे भी हो सकता है। और हो सकता है कि उसको करंट एक हाथ से लगे और उसके हार्ट में से गुजरे और हार्ट में से गुजर के दूसरे यहाँ से चार्ज निकले, यानी यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, रास्ता ये था। और ये भी हो सकता है कि उसको करंट जो है वो यहाँ से लगे ब्रेन से और उसके पूरे जिस्म में से गुजर के एक लेग में से नीचे चला जाए। तो करंट का रास्ता ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पाथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि उस पाथ में, उस रास्ते में कौन सा ऑर्गन आएगा ये भी मैटर करता है। मिसाल के तौर पे अगर लेग टू लेग बात करें तो ये कम ख़तरनाक है, और अगर हम हैंड टू हैंड लग जाए करंट, यानी एक हाथ से चार्ज दाखिल हो दूसरे हाथ से निकले, अगर पाथ ऐसा हो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट है बीच में। क्योंकि अगर हार्ट में से गुजर गया, यानी एक हाथ से करंट लगा, हार्ट में से गुजर के दूसरे हाथ से बाहर निकला, चार्ज एक साइड दाखिल हुए और दूसरी साइड से यहाँ से निकलता है, हार्ट में से निकल के, तो ये ज़्यादा डेंजरस है। तो पाथ क्या है, तो जो नुकसान होगा इलेक्ट्रिसिटी से जब आप इंटरेक्शन करेंगे, तो जो एक इंसान को जो है वो शॉक लगता है या उसको डैमेज होता है, उसको नुकसान होता है, तो वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कितना करंट गुजरा, कितनी देर के लिए गुजरा, और उसका रास्ता क्या था। एक चीज़ और है, और वो है ड्राई और वेट कंडीशंस, यानी कि इंसान की जो स्किन की कंडीशन थी वो क्या थी, ड्राई थी या वेट थी। अगर ड्राई थी तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 10 किलो ओम से ज़्यादा हो सकती है, 10 किलो ओम से ज़्यादा हो सकती है। और वेट कंडीशन में इंसान के स्किन की रेजिस्टेंस सिर्फ 1000 ओम के आसपास होती है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि स्किन के अंदर की जो रेजिस्टेंस है, टिश्यू वगैरह की रेजिस्टेंस, वो 300 ओम से लेकर 500 ओम तक, यानी उससे भी कम होती है। यानी इंसान की स्किन के अंदर करंट बहुत तेज़ी से गुजरता है, और स्किन जो है वो फिर भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, यानी कि स्किन की एक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ड्राई कंडीशन इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करें तो आपके हाथ जो हैं वो खुश्क होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। अगर आपके हाथ गीले हैं तो जब आप ऑन ऑफ करें बटन तो ना करें, या किसी वायर को टच ना करें, या किसी सोलर पैनल को टच ना करें, या किसी ब्रेकर को टच ना करें, या किसी बैटरी को टच ना करें। किसी ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के करीब आपने नहीं आना जब आप वेट कंडीशन में, आपका हाथ, आपका जिस्म अगर वेट है तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और करंट जो है वो आप में से ईज़िली गुजर सकता है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाएगी आप में से, ठीक है। और अगर ड्यूरेशन बढ़ गई, यानी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के लिए करंट गुजर गया, पाथ बढ़ गया, हैंड टू हैंड हार्ट में से गुजर गया, तो सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिस पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन होगी, यानी कि शॉक कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, टिश्यू डैमेज होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन होगी, इमीडिएट डेथ होगी। ये सारी बातें जो हैं वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो एक शख्स जो है वो काम कर रहा है 100 वोल्ट्स की स्ट्रिंग के ऊपर, यानी 2 सोलर पैनल समझें वो यूज़ कर रहा है 580 वाट के, और एक जो है वो समझें नो पैनल उसने सीरीज़ में लगाए हुए हैं। एज्यूम कर लें कि उसकी हाथ जो हैं वो वेट हैं, क्योंकि जब आप गर्मियों में सोलर पैनल के ऊपर काम करते हैं तो अक्सर लोगों के हाथ में पसीना आया होता है, तो हाथ जो है वो अक्सर वेट भी होते हैं। तो समझें कि वेट कंडीशन है, और वेट कंडीशन में जो स्किन की रेजिस्टेंस होती है वो 1000 ओम हो जाती है। तो हम रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओम लेंगे। सबसे पहले हम करंट मेजर करेंगे, तो ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, I = V/R, ठीक है जी। तो जो वोल्टेज है, कितने वोल्ट पे हम काम कर रहे हैं, 100 वोल्ट पे, और जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1000 ओम्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पेयर, जिसको आप कह सकते हैं 100 मिली एम्प्स, यानी करंट जो है वो 1 मिली एम्प्स है। यहीं से अगर आप पावर निकालेंगे I² करके, तो 0.1 स्क्वायर इंटू R, रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओम है, तो पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी जी 10 वाट्स। यानी इंसान के अंदर
10 वॉट्स जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं उसको उसकी बर्निंग इंजरी के लिए। यानी कि अगर उसका टिश्यू बर्न हुआ है या उसका ऑर्गन बर्न हुआ है तो कितनी पावर लगी? 10 वॉट्स अंदर कंज्यूम हुए हैं, 10 वॉट्स अंदर पावर लॉस हुआ है। अब एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ये टाइम कौन सा टाइम है? ये वही ड्यूरेशन है कि कितनी देर के लिए करंट इंसान की बॉडी के अंदर से गुजरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो ये हम एनर्जी निकाल रहे हैं ताकि उसमें ड्यूरेशन भी इन्वॉल्व हो जाए। आपने इससे पीछे देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है, कितना अमाउंट ऑफ करंट गुजरा और कितनी ड्यूरेशन के लिए गुजरा और कितने कौन से रास्ते से गुजरा। तो समझें कि एक हाथ से करंट जाता है, हार्ट में से गुजरता है और दूसरे हाथ की तरफ जाता है। अगर रास्ता ये हो, हाथ गीले हैं और इंसान 2 पैनल्स पे काम कर रहा है, 10 वाट्स अंदर जो है वो बर्निंग होगी। 10 वाट्स जो है वो इनटू 2, फ़र्ज़ करें 2 सेकंड के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतना 2 सेकंड लगे, तो यहाँ आ जाएगा 20 जूल्स। अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 0 से लेकर 5 जूल जो है वो फर्स्ट कंडीशन है, पहला नुकसान, पहले नंबर पे माइनर शॉक। 5 से लेकर 50 जूल जो है वो सेकंड कैटेगरी थी, जिसमें मैंने लिखा था शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि पेनफुल शॉक होगा, ठीक है, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो ये वही वाली कंडीशन है क्योंकि एनर्जी 20 जूल है, 5 से बड़ा है ये नंबर और 50 से छोटा है, तो ये सेकंड कंडीशन है। यानी कि यहाँ पे सीवियर शॉक लग सकता है। इसका मतलब है अगर आप 2 सोलर पैनल पे काम कर रहे हैं, आपके हाथ पसीने की वजह से गीले हैं, ठीक है, और आपके अंदर से सिर्फ 2 सेकंड के लिए अगर करंट गुजर जाए, एक हाथ आपका टच हो जाए, दूसरे हाथ से निकल जाए चार्ज, तो आपको एक सीवियर शॉक लग सकता है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं 500 वोल्ट की स्ट्रिंग के ऊपर और आपके हाथ पसीने की वजह से गीले हैं और आपकी स्किन की जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है, तो इस केस के अंदर अगर मैं करंट की मेजरमेंट करूँगा तो V/R, वोल्टेज 500, 1000 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है आ जाएगा 0.5 एम्पेयर, यानी 500 मिली एम्पेयर। और पावर लॉस अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये आ जाएगा 0.5 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 1000, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 250 वाट्स। और अगर एनर्जी यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है जी, पावर इनटू टाइम, 250 वाट्स इंटू 2 सेकंड के लिए करंट अगर गुजर जाए तो क्या होगा? आंसर आएगा 500, एनर्जी की यूनिट है जूल्स, 500 जूल्स। अगर एक आदमी 500 वोल्ट की स्ट्रिंग पे काम कर रहा हो, उसके हाथ अगर गीले हों, सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसमें से करंट गुजर जाए, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी उसके ऑर्गन्स को हिट करेगी, उसके हार्ट को हिट करेगी? 500 जूल, 500 जूल सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तो 500 जूल कौन सी कैटेगरी में आता है? मैंने आपको सिवेरिटी लेवल्स स्टार्टिंग में बता दिए थे। 4 नंबर कैटेगरी में बताया था कि अगर 250 जूल से ऊपर चला जाए तो इट कैन बी फेटल, इट कैन बी डेडली। तो इससे क्या पता चला, और ये कैलकुलेशन मैंने आपके सामने क्यों रखी, ताकि आपको पता चले कि 500 वोल्ट पे काम करने वाला या 1000 वोल्ट डीसी पे काम करने वाला कितना रिस्की काम कर रहा होता है और उसको कितनी एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि वेट कंडीशंस अगर हैं तो 1000 ओम रेजिस्टेंस है, और अगर यही ड्राई होते हैं उसके हाथ तो ये 1000 ओम ना होती, ये 10,000 ओम होती। और जब हम 10,000 को यहाँ पे करते तो करंट बहुत ही कम आता। करंट जब बहुत कम आता तो पावर कम आती, जब पावर कम आती तो ये जूल्स भी कम आते। अर्थिंग आपने ज़रूर करवानी है, ठीक है। अब मैं चूंकि डीसी की बात कर रहा हूँ तो आपने डीसी अर्थिंग भी करवानी है, एसी अर्थिंग भी करवानी है और डीसी अर्थिंग भी करवानी है, अलग अलग करवानी है। डीसी अर्थिंग अलग है और एसी अर्थिंग अलग है। डीसी अर्थिंग में अभी 2 टाइप्स हैं, एक है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए आप करते हैं डीसी अर्थिंग, और एक अपने डीसी सोलर पैनल्स के लिए अलग आप डीसी अर्थिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो ये कि डीसी अर्थिंग आपने लाजमी करवानी है। सोलर पैनल्स के ऊपर अगर कोई भी किसी किस्म का भी कोई फॉल्ट करंट आता है उसकी बॉडी के ऊपर, फॉल्टी वायरिंग की वजह से या किसी और वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो वो जो फॉल्टी करंट होगा वो इंसान के बजाय जो है, इंसान के अंदर से गुजरने के बजाय क्या होगा, वो अर्थ हो जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है।
तो फॉल्ट करंट को जब एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है और वो ग्राउंड यानी अर्थ की तरफ चला जाता है, यही है अर्थिंग का फ़ायदा। इससे जो है वो घर में आपके बच्चों की सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी है। तो सबसे पहले जब आप सोलर सिस्टम लगाएं तो जितना आप खर्चा कर रहे हैं लाखों का, उसमें थोड़ा और ख़र्चा कर लें, चंद हज़ारों का और ख़र्चा कर लें और घर में डीसी अर्थिंग ज़रूर करवाएं, ये आपकी प्रोटेक्शन है। अच्छा, अगर अर्थिंग नहीं है फ़र्ज़ करें, तो फिर एक डिवाइस होती है टाइप बी RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। एक तो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर होता है ना आपके घर में, ये दो काम करता है। एक ये कि ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन, यानी प्लस और माइनस टच हो जाए तब ये ट्रिप हो जाता है। अगर करंट जो है इसकी कैपेसिटी से फ़र्ज़ करें 32 एम्पियर का ब्रेकर है, अगर 32 एम्पियर से करंट ऊपर चले जाए तब भी ये ट्रिप हो जाता है, राइट। तो एक तो होता है नॉर्मल ब्रेकर आपके घर में, वो ये दो काम करता है। एक और ब्रेकर होता है, उसे कहते हैं RCCB, ये भी एक डिवाइस है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका क्या काम होता है, ये टाइप बी की यूज़ करनी है, क्योंकि टाइप बी की जो होती है वो डीसी नेचर की होती है, मतलब वो AC DC दोनों को सपोर्ट करती है। इसका क्या काम होता है कि इसका समझें एक प्लस साइड है, एक माइनस साइड है। एक पे आपने प्लस वाली वायर लगाई हुई है और एक आपने माइनस वाली वायर लगाई हुई है। तो ये क्या करती है डिवाइस, इन दोनों के दरमियान में करंट इम्बैलेंस चेक करती है। अगर यहाँ से करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट जा रहा है 100 मिली एम्प्स, ठीक है, तो यहाँ से जाके वापस कितना आ रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है, यानी कि जाने वाला और आने वाला करंट भी उसने, अगर तो दोनों बराबर हैं, यहाँ पे भी 100 मिली एम्प है, लोड की तरफ 100 मिली एम्प गया इसमें से गुजर के, इस डिवाइस में से गुजर के, और लोड से वापस आके भी वो 100 मिली एम्प ही था, ठीक है, तो करंट इम्बैलेंस नहीं होगा और ये ट्रिप नहीं होगा। लेकिन जब इन दोनों के दरम्यान में इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं लीकेज होगी, और जब लीकेज होगी तो ये ट्रिप हो जाएगा। अब उसकी भी एक वैल्यू है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपने देनी है 30 मिली एम्प्स, यानी कि ह्यूमन प्रोटेक्शन जो है वो 30 मिली एम्प से हो जाती है। 30 मिली एम्प से नीचे नीचे जो शॉक लगेगा वो ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, ठीक है, और 40 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ये सर्किट ट्रिप हो जाएगा। तो अगर किसी इंसान ने जो है वो डीसी सर्किट में उसका हाथ लग गया तो उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि 30 मिली एम्प से ज़्यादा करंट उसके अंदर से नहीं गुजरेगा। उससे पहले पहले ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। 30 मिली एम्प्स का जब इम्बैलेंस यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो 40 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ये ट्रिप हो जाएगा, और जब ये ट्रिप हो जाएगा तो इंसान की जान बच जाएगी। तो ये डीसी सर्किट के अंदर अगर ये भी एक डिवाइस आप लगा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं या क्लीन कर रहे होते हैं, उस वक्त जो आपने माइंड में बात रखनी है वो मैं दो लफ्ज़ सिखा रहा हूँ इसमें, आइसोलेशन, इंसोलेशन। बस अगर आपने इन पे अमल कर लिया कुछ भी नहीं होगा आपको। ये दो लफ्ज़ के अंदर ही सारी कहानी है, आइसोलेशन, इंसोलेशन। दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। आइसोलेशन का मतलब यह है कि एनर्जी आइसोलेशन। जब आप वॉश करने जा रहे हैं सोलर पैनल तो पहले आइसोलेट कर लें, ब्रेकर बंद कर दें, एसी ब्रेकर भी बंद कर दें, डीसी ब्रेकर भी बंद कर दें, और जब वॉश कर रहे हैं तो हाथ से वॉश नहीं करना, हाथ टच नहीं करना, बल्कि आपके पास कोई स्टिक होनी चाहिए प्लास्टिक की, और उसके आगे कोई क्लीनिंग चीज़ होनी चाहिए जो उसको क्लीन साफ़ करे, राइट। आपने डायरेक्ट हाथ से नहीं करना। दूसरी बात, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग करनी किस टाइम है? दिन में जब धूप हो उस वक्त क्लीनिंग नहीं करनी, ठीक है। क्लीनिंग आपने करनी है नाइट के टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम, जब सूरज इतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी ना हो, ताकि करंट ज़्यादा उसमें ना आए। नीचे से आपने आइसोलेट कर देना है सिस्टम को। एनर्जी आइसोलेशन, इंसुलेशन का मतलब यही है, इंसुलेटेड ग्लव्स आपके हाथ में हो, और या फिर आपके पाँव में जो है वो इंसुलेटेड यानी रबर के शूज़ हों। तो शूज़ या आप जिसके ऊपर खड़े हैं वो रबर का मैट हो, ठीक है, यानी अगर आप में से करंट जाए भी तो वो ग्राउंड में ना जा सके, राइट। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। दो लफ्ज़ याद रखने हैं, आइसोलेशन, इंसुलेशन। अगर आप इंसुलेटेड टूल्स यूज़ करेंगे तो आपको शॉक लगने का खतरा कम है, लेकिन अगर आप ऐसे टूल्स यूज़ कर रहे हैं जिस पे कोई इंसुलेटेड नहीं है वो प्रॉपरली, आपके पास प्रॉपर PPE नहीं है, तो डेफिनेटली आप रिस्क पर हैं। हर बीमारी का एक इलाज होता है, और इसी तरह हर ख़तरे का जो है वो एक एहतियाती तदबीर होती हैं। तो ख़तरात भी आपको मैंने बता दी हैं, उसका इफ़ेक्ट भी बता दिया है,
और फिर मैंने उसकी जो है वो कंट्रोल मेजर्स भी बता दिए हैं, हैज़र्ड्स भी बता दिए हैं, कंट्रोल मेजर्स भी बता दिए हैं। पूरी रिस्क असेसमेंट मैंने आपके सामने कर दी है, इस पर अमल अब आपने करना है। आई होप कि व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।